जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और मेरे साथ चाइना के दामाद और हिंदुस्तान के बेटे और सुमित जैन जी है। और आप इनको देख के समझ गए होंगे कि हम बात क्या करेंगे। खबर पहले बताऊंगी, उससे पहले स्वागत सुमित जी, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। एंड यू नो दैट आई एम इन इंडिया। अपनी यस, कंट्री की बात ही कुछ और है। एब्सोल्युटली। एक फीलिंग ही अलग आती है जब आप अपनी जमीन पे, अपनी धरती पे, अपने देश पे होते हैं। तो जैसे ही आप फ्लाइट लैंड करती है और आप देखते हैं आसमान की तरफ, तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि आप अपने घर, अपने देश में आ गए। सुमित जी, बात करने वाले हैं चाइना की। और चाइना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये कि चाइना $51 बिलियन अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है। और 3 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसमें प्लान ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और इन सब को लेकर ये प्लानिंग है। और इसके बाद वहाँ पर जॉब क्रिएशन और इसको लेकर आ रही है। हालांकि इंडियन मीडिया में इस पर चर्चा नहीं हो रही है मेन स्ट्रीम में, लेकिन मैं आपसे इस पर चर्चा इसलिए करना चाहूँगी कि ये आखिर बहुत बड़ी न्यूज़ है। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और भारत को भी हम देखते हैं कि भारत ने जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया और पूरा काफ़ी अच्छी तरह से पूरे अफ्रीकन यूनियन को साथ लेकर चल रहा है। तो दोनों ही वैसे कॉम्पिटिटर भी हैं और भारत चाइना के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। इस सब को देखते हुए जो लेटेस्ट ये खबर है, ये भारत के लिए कितनी बड़ी और किस तरह के खतरे पैदा कर सकते हैं? एम्बर जी, आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट कोई तो है इंडियन मीडिया में जिसने इस मुद्दे को उठाया है। वाई? बिकॉज ये मुद्दा छोटा नहीं है। पहली बात यह है कि कई लोग भारत में सिर्फ भंगड़े डालने वाले काम करते हैं, अपनी दुकानदारी को चलाने का काम करते हैं कि चाइना तो गया, ये डूबने वाला है, ये इसका भट्टा बैठ जाएगा, इसके 10 टुकड़े हो जाएंगे। और 3 साल से यही रट वो लगाते आ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, इतना ईजी नहीं है डिप्लोमेसी में ये कैसे अपनी चीज़ों को आगे लेके जाना। चाइनीज़ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब चाइना ने जो ये $50 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं होता। अगर उन्होंने ये ईयर मार्क किया है, वो भी स्पेशली अफ्रीका के लिए, क्या चाइना पागल हो गया है कि उसने $50 बिलियन उठाकर अफ्रीका को दे दिए? रीज़न है 53 कंट्रीज। इसके पीछे 3-4 जी। मुद्दे हैं जिसके कारण उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को टच किया है। मैं आपको एक एक करके वो सारे कवर करता हूँ जो मुझे चाइनीज़ जो मीडिया है, जो इनके जो थिंक टैंक्स हैं, वहाँ से चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं। पहला चीज़ ये है, जैसे जैसे भारत का एक स्टेटस ग्लोबल साउथ में बढ़ता जा रहा है, 120-30 कंट्रीज़ हैं जो हमारे पाले में आ गई हैं। चाइना उसके अंदर घात लगाने के लिए उसने अफ्रीका को पकड़ लिया, क्योंकि अफ्रीका के अंदर 53 गरीब कंट्रीज़ हैं जिसको उसने पैसा फेंका। और पैसा फेंक और तमाशा देख तो पूरी दुनिया में चलता है। उन्होंने भारत का जो एक होल्ड है, जो इम्पोर्टेंस है, जो अफ्रीका में हमने गेन की है पिछले 3-4 सालों में मोदी जी के इनिशिएटिव्स के बाद, उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका था, पैसा फेंको। चाइना ने वहाँ पर $50 बिलियन दे दिए। और साथ में ये भी बोल दिया कि हमारे जो टाइज़ हैं अफ्रीका के साथ, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर आने वाले हैं। पहले तो ये सिर्फ एक कॉपरेशन का था, अभी स्ट्रेटेजिक लेवल पर आ गए हैं। यानी कि वहाँ पर अब ये सिक्योरिटी की बात भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें तो भारत भी कर रहा था। तो वाई इट इज़ दैट जो चीज़ें भारत कर रहा था वहाँ पर, वही चीज़ों के ऊपर चाइना ने ऑफर कर दिया। उसका रीज़न है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से काम करती हैं। और ये $50 बिलियन, अंबर जी, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर पैसा देने वाले हैं। इसके अंदर मेजर चंद तो क्रेडिट लाइंस है। क्रेडिट लाइंस का मतलब होता है कि वहाँ पर लोन दिए जाएंगे। किसी भी कंपनी को अगर कोई काम करना है चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, तो उनके साथ लोन की शेप में ये पैसा आएगा। कुछ उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आप चाइनीज़ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। यानी कि काम वही होगा जैसे CPEC के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर सारा का सारा पैसा घूमकर चाइनीज़ कंपनीज में ही जा रहा है। और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उन्हें भी कुछ मिलने वाला नहीं है। यही गेम उन्होंने दोबारा से अफ्रीका के साथ भी कर ली। अमाउंट छोटा नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, और अफ्रीका के लिए तो $50 बिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और किया क्या है, वहाँ पर इनको बोल दिया कि भाई हमारा एक एक्शन प्लान है, 10 पॉइंट एक्शन प्लान है जो हम करेंगे। यानी कि चाइना यहाँ पर लंबी गेम खेलने के लिए बैठा है। इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है, ग्रीन डेवलपमेंट है, ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर चाइना आज नंबर 1 है दुनिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन डेवलपमेंट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, हाइड्रोजन हो गया, वो चीज़ें जहाँ पर अभी भारत एंटर नहीं किया है या बहुत छोटे लेवल पर है। हमारी कॉस्ट
अभी उनके साथ मैच नहीं करती। दैट मीन्स चाइना ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक ऐसी चीज़ों को टच किया है अफ्रीका के अंदर जहाँ पर हमें पहुँचने के लिए 3-4 साल लगेंगे, और इसलिए इन्होंने भी 3 साल की इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। 3 साल में ये अफ्रीका को पूरे अपने पाले में कर लेंगे और भारत को देंगे चुनौती, और यही काम है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ इट इज़ सच अ बिग न्यूज़। हमारा मीडिया इसको कवर क्यों नहीं कर रहा? उसका रीज़न है चाइना से हमारी मीडिया वालों को पैसे मिलते हैं कि उनकी कोई भी चीज़ को टच नहीं करना। इससे मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि आप पक्के नेशनलिस्ट हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन पैसे देता है कौन नहीं देता है, आप भारत के लिए ही वीडियोस बनाती हो। दैट्स व्हाई आई लव कमिंग टू योर शोज। हमें कोई पैसे नहीं देता, हम तो अपने देश के लिए वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब भी पैसे नहीं देता, यूट्यूब से भी इतने से पैसे आते हैं। दैट इज ट्रू। सो जो चाइना ने किया है, उन्होंने अपने वहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम नहीं किया, दे हैव मेड देयर रूट्स वेरी वेरी डीप, और ये 3 सालों में अपनी रूट्स को इतना ज़्यादा मजबूत कर लेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, अपनी पार्टनरशिप को इतने ऊपर लेवल पर ले जाएंगे कि अब वहाँ पर भारत की जो नींव है उसको हिलाएंगे। ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमने अपनी नींव बनाई थी पिछले कई सालों में, वो थोड़ी सी हिलेगी। लेकिन भारत को एक चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कि जिस तरह से चाइना वहाँ पे घुसा है, हमें वैसे घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो मोदी जी हैं वो पैसे के ज़ोर पर कभी भी रिलेशनशिप्स को नहीं बनाते, वो दिल से रिलेशनशिप्स को बनाते हैं। चाइना को दिल की भाषा आती ही नहीं है, वो पैसे के ज़ोर पे काम करता है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मोदी जी का एक ट्रिप लगना है अफ्रीकन यूनियन में, और ये सारी की सारी गेम चाइना की धरी रह जाएगी। देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी वहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलेंगे कि देखिए ये अफ्रीका के जो टाइज़ हैं वो तो हमारे साथ बड़े पुराने हैं, महात्मा गांधी वहीं से आए थे, उन्होंने ऐसी बात करनी है, वो ये सारा गेम उल्टा कर देना है। बट चाइना ने जो गेम खेली है डेंजरस है, लंबी है, और भारत की जो रिलेशन है उसे ख़राब करने के लिए ये घात लगाने की कोशिश की है। वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन सुमित जी, एक बात है कि भारत के को काटने के लिए वो इस तरह की कोशिशें करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो चाइना को लेकर ये बात भी दुनिया भर में सबको समझ में आती है कि जहाँ कहीं भी चाइना इस तरह की कोशिश करता है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करता है, सीपैक का एग्जांपल है, या किसी भी देश में करता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और वो देश डूबने लगता है। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो पहले ही वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप है और बहुत वहाँ पे भूखमरी परेशानी हर तरह की है। तो ऐसे में जो चाइना का जो इंटरेस्ट है वो साफ तौर से जो अफ्रीका के मिनरल्स हैं, सिमिलरली जैसे पाकिस्तान और सब में उनका इंटरेस्ट था कि सारे माइंस और मिनरल्स सारे हमारे हो जाएं, वहाँ पे भी उनका सेम इंटरेस्ट है। तो ऐसे में क्या अफ्रीकन यूनियन को ये सारी चीज़ें जो चाइना का उद्देश्य है वो समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका और ऐसे एग्जाम्पल सामने हैं उसके बावजूद भी। एम्बर जी, क्या होता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर हमने देखा कि वो जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के, उन्हें अपने कंट्री से मतलब नहीं है, वो सारे के सारे करप्ट हैं। इसलिए इतनी बड़ी वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, सोना चांदी और वहाँ पर इवन डायमंड्स तक मिलते हैं, लेकिन कंट्रीज़ गरीब हैं। उसका रीज़न एक ही है कि वहाँ पर भी हुक्मरान जो हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को छोड़कर वहाँ पे गए होंगे, क्योंकि वो भी नहायत ही करप्ट है, और उनका मकसद एक ही है कि अपनी फैमिली को रिच किया जाए, और वो सारी उम्र यही काम करते रहते हैं, लोगों को गरीब रखते हैं, ना पढ़ने लिखने देते हैं, और गरीबी के अंदर ही वो वहाँ पर जीते हैं। चाइना को ऐसे कंट्रीज़ ही अच्छे लगते हैं जहाँ पर पॉलिटिशियंस करप्ट हों, इसलिए वो कभी भी मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते, वो हमेशा राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, और राहुल गांधी भी पूरा चाइना को सपोर्ट करता है। जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखाता है कि देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, तो लाल रंग का दिखाता है, जो कि चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन का कलर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कलर नहीं है। तो चाइना को हमेशा ही ऐसे करप्ट पॉलिटिशियंस अच्छे लगते हैं। अफ्रीका के अंदर आपको सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्रीज़ जो हैं, जैसे नाइजीरिया है, घाना है, ये सारी करप्ट कंट्रीज़ हैं। ये पैसे लेकर आप कोई भी काम इनसे करवा सकते हैं, इसलिए उनको इन्होंने पैसे का लालच दिया। जिस तरह से इन्होंने श्रीलंका को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, सबको पैसे का लालच दिया था, और वहाँ पर मन मर्जी इन्होंने करवाई थी। वही काम अफ्रीका के अंदर भी है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, ये इनकी बदकिस्मती है कि वहाँ पर मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस आपको दुनिया में मिलते हैं, और दिस इज़ अ म्यूज़िक टू द चाइनीज़ पॉलिटिशियंस। शी जिनपिंग तो ढूंढते रहते हैं कि दुनिया में कौन सा करप्ट पॉलिटिशियन है जिसको अब पकड़ा जाए और वहाँ पर अपनी दुकानदारी शुरू की जाए। ये दुकानदारी है, बिजनेस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफ्रीका को लूटने का काम है, और लूटा जाएगा अच्छी तरह से। नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल 2-3 सालों में पूरा कब्जा
ये कर लेंगे। और जितना पैसा इन्होंने अफ्रीका को दे दिया, आपको लगता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का $50 बिलियन का औकात है आज की डेट में? क्या वो पैसा वापस कभी कर सकते हैं? वो सारे के सारे परमानेंटली एक कॉलोनी बनने वाले हैं चाइना के लिए। अब मैं कॉलोनी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जबकि कॉलोनाइजेशन तो ऑलरेडी 100 साल पहले ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं कॉलोनी वर्ड इसलिए यूज़ किया है, आपको मालूम है एक कंट्री है लाओस। लाओस आज की डेट में ऑलरेडी चाइना की कॉलोनी बन चुका है। हमारे मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। वहाँ पर इवन की जो मिलिट्री है, पुलिस है, वहाँ पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो चाइना से बन के आती हैं। वेनेजुएला है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी है पूरे दुनिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। विद इन 4 आवर्स चाइना ने उसकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और साथ में दुनिया को बोला है हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप भी इसको एक्सेप्ट कीजिए। वो इनकी अब कॉलोनी बन चुके हैं। तो चाइना ने ऑलरेडी अपना दबदबा पूरे दुनिया में स्प्रेड करना शुरू कर दिया। और ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो पिछले 3 साल से बोलते आ रहे हैं कि चाइना डूबने वाला है, चाइना खत्म हो गया, इसके टुकड़े हो जाएंगे। ये दुनिया के टुकड़े करने वाले के लिए बैठे हुए हैं, अपने टुकड़े ये कभी नहीं करने देंगे। लेकिन एक सवाल सुमित जी और निकल के आता है, वो ये कि अगर हम भारत और ग्लोबल साउथ के रिश्तों की बात करें, तो भारत ग्लोबल साउथ का पूरा लीडर बनकर सामने उभरा है उनको आगे ले आने में, तरक्की के लिए, और ग्लोबल साउथ का भरोसा भारत के ऊपर भी काफ़ी है। तो ऐसे में जो काम चाइना उनको लूटने के मकसद से कर रहा है, माइनिंग की मैं बात कर रही हूँ, क्या वो भारत उनको आगे लाने के लिए इस चीज़ में उनकी मदद नहीं कर सकता है? भारत ने ये काम क्यों नहीं किया? अमर जी, ऑलरेडी भारत वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर है। अदानी है, माइनिंग के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है, वहाँ पर ऑलरेडी हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भारत की चल रही हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल अगर वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट्स करे और एक कंट्री वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट्स करे, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। हमारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन चाइना खुद वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करवा रहा है, अपने कंपनीज के थ्रू भी और खुद भी। दोनों में एक स्टांट बहुत बड़ा फ़र्क है। नाउ इस स्ट्रैटेजी के बाद आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट भी जो है हल्की सी इसके ऊपर प्लानिंग करेगी। वो खुद जाएंगे वहाँ पर, अपने कंपनीज को भी लेकर जाएंगे और खुद भी जाकर दे विल ऑल्सो ऑफर समथिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको याद होगा कि बांग्लादेश के अंदर भी चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का वादा किया था। भारत ने जब देखा कि भी हमारे बैकयार्ड में आकर चाइना बैठ जाएगा, तो भारत ने भी वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑफ़र कर दिया। और शेख हसीना गवर्नमेंट पहले भारत आई थी, उसके बाद वो शी वेंट टू चाइना, लेकिन उसने चाइना को नकार दिया, भारत को ओके कर दिया था। यही काम क्योंकि भारत देता है सॉफ्ट लोन्स, चाइना देता है हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो फिर एक बहुत बड़ा एक गेम है जो भारतीय गवर्नमेंट प्ले करना शुरू करती है। वहाँ की मीडिया में लोगों को उजागर करती है कि देखिए भारत से तो जो इन्वेस्टमेंट है वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रही है, चाइना से आती है 5-6-8% के ऊपर, इससे तो आपकी कंट्री कर्जाई हो जाएगी, बिक जाएगी। तो वहाँ पर एक विद्रोह होना शुरू होता है। एंड इंडिया इज़ वेरी गुड नाउ इन क्रिएटिंग दिस नैरेटिव्स। तो मुझे लगता है कि भारतीय की जो गवर्नमेंट है, जैसे बांग्लादेश में हमने वो प्रोजेक्ट्स को चाइना के मुंह से छीना है, उसी तरीके से अब जो चाइना ने ये गेम प्ले किया है हमारे साथ, हम भी वहाँ जाकर यही काम करेंगे, उनके सारे गेम प्लान्स को ख़राब करेंगे। और भारत ने पिछले 10 सालों में गेम बनानी और दूसरों की बिगाड़नी वो सीख ली है। बिल्कुल, और अगर कोई आपके रास्ते में आता है और आपके लिए कोई खतरा पैदा करता है, तो बिल्कुल गेम बिगाड़नी आनी भी चाहिए। लेकिन मतलब जो आप आपने बात कही कि एक काउंटर एक ऑफ़र भारत की तरफ से भी हो सकता है, जो चाइना ने रखा है, और चाइना का मकसद पूरी दुनिया जानती है कि चाइना उस पूरे देश को लूटने का मकसद होता है। और भारत ग्लोबल साउथ के लिए जिस तरह से जो सोच रखता है, एक लीडरशिप उसकी करता आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर भारत की तरफ से ऐसा कोई ऑफ़र जाता है, तो ऑब्वियसली प्रेफ़रेंस भारत को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से और जिस जो एक हमें नज़र आ रहा है सुमित जी, हम अगर हम भारत में बात करें, तो कई सारे राज्यों में हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, और हमने देखा कि किस तरह से फ़ॉरेन डेलीगेट्स अब्दुल्ला फैमिली से मिलते हैं, और पहले वो कहते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर इलेक्शन लड़ने की बात हो जाती है। राहुल गांधी फ़ॉरेन जाते हैं, फिर उसके बाद जब भी वो भारत आते हैं, तो उसके बाद बहुत कुछ देश में कुछ अलग-अलग चीज़ें होने लग जाती हैं। रिजीम चेंज करने की बहुत सारी साज़िशें बहुत समय से हो रही हैं। ये जो साज़िशें भारत के खिलाफ लगातार चल रही हैं, उसमें चाइना भी सबसे ऊपर है। यूएस तो है ही, लेकिन चाइना भी पीछे नहीं है। इन सारी चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि भारत को, आपको नहीं लगता कि ये जो नैरेटिव इंडिया के खिलाफ या एंटी इंडिया सेंटिमेंट जैसे बांग्लादेश या हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें बनाए जाते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं,
उस नैरेटिव को जो भारत है वो समय रहते समझ नहीं पाता और वो थोड़ी देर कर देता है, आपको नहीं लगता उनको काउंटर करने के देखिए लिए? हैमर जी, आप देखिए पिछले 10 सालों में आपने ये नैरेटिव्स भारत के गवर्नमेंट के खिलाफ आपने नहीं देखे होंगे। कहीं कोई आर्टिकल छप गया, कुछ हो गया, बट किसी ने इतनी स्ट्रांगली आवाज़ हमारे कंट्री के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ नहीं उठा पाए। बहुत कोशिशें करी बट एवरीथिंग फेल्ड। लेकिन 4 जून के बाद ये नैरेटिव स्ट्रांग भी हो गए हैं, स्प्रेड भी अच्छी तरह से हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वो बैक फुट पर देखते हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। अब फ़र्क क्या है, मैंने इसके ऊपर बड़े डिटेल में एक वीडियो बनाया था कि पहले 10 सालों में हमने देखा कि मोदी जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ एक्शंस लिए। हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने मारते हुए देखा मोदी जी को, हमने डीमोनेटाइजेशन देखा। ये कोई छोटे मोटे इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत बड़े पॉलिसी मैटर्स हैं। हमने देश के अंदर तरक्की देखी, हमने वो स्टेप्स देखे जो कभी कोई सोच नहीं सकता था कि 370 बिना ब्लड शेड के ख़त्म हो जाएगा, राम मंदिर का फैसला आ जाएगा और राम मंदिर बन भी जाएगा। ये वो चीज़ें थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया कि दिस मैन इज़ स्ट्रॉन्ग, और जब आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं दुनिया आपके सामने झुकती है। तो 10 साल पहले जो कुछ हुआ इस देश में, दुनिया ने झुका, किसी ने हमारे ऊपर उंगली उठाकर कोई भी हरकत नहीं करी। लेकिन 4 जून के बाद जैसे ही बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट आई है, थोड़ी सी वीक पोजीशन के ऊपर, जिसको हम बोल सकते हैं, एक एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ ये गवर्नमेंट बनी है, दुनिया ने हमारा टेम्परेचर चेक करना शुरू कर दिया कि क्या वो जो स्ट्रेंथ उन्होंने 10 साल पहले देखी थी, 10 साल पीरियड में, क्या अभी भी उसी स्ट्रेंथ से मोदी जी स्टेप्स लेंगे। और जब उन्होंने टेम्परेचर चेक करना शुरू किया, कभी उन्होंने फार्मर्स के प्रोटेस्ट को खड़ा कर दिया, कभी स्टूडेंट्स का, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी नू में कुछ हो गया, कभी कश्मीर से कोई आवाज़ आ गई, कभी वहाँ पर हमारी आर्मी वालों के ऊपर अटैक हो गया। जब ये सारी चीज़ें उन्होंने टेस्ट करते जा रहे हैं कि क्या मोदी जी अभी भी उसी स्ट्रेंथ से काम करेंगे जैसे पहले 10 सालों में किया है, तो आंसर है नहीं किया। और जैसे जैसे ये टाइम बीतता जा रहा है, उनका जो फोर्स है हमारे अगेंस्ट वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो स्ट्रेंथ मोदी जी ने पहले 10 सालों में दिखाई है वो थोड़ी सी लैकिंग है अभी। मे बी ही इज़ वेटिंग फॉर फुल एंड फाइनल। कई बार होता है कि कट लगाने के लिए आप कभी भी ओवरनाइट काम कर सकते हैं, लेकिन अगर पूंछ ही काटनी हो थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। अपने जो चाकू है उसको थोड़ा सा स्टेरलाइज भी करना पड़ता है। मुझे लगता है कि मोदी जी साइलेंस में वही काम कर रहे हैं, और इस बार पूंछ काट दी जाएगी, वो लिब्रांडो की हो या पाकिस्तान की हो। तो देखते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, और इनके टेम्परामेंट को टेस्ट किया जा रहा है। मोदी जी कभी भी उस वक़्त वार नहीं करते जब सामने वाला सतर्क हो, प्लान्ड हो और वेट कर रहा हो कि आप आइए और वो घात लगाकर आपका नुकसान करे। मोदी जी हमेशा ही अपने वक्त पर, प्लानिंग पर और चुपके से काम करते हैं। अज्ञात वीर पूरी दुनिया में सतर्क हैं, चिंता मत कीजिए। काम इस बार ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी कि हमने पंगा शेर से लिया है। गिदड़ तो वैसे ही भागते फिर रहे हैं आजकल। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, और जो भी देश के दुश्मन है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जैसा कि मोदी जी देते आए हैं, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान या कोई अंदर का दुश्मन। अंदर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है, तो सारे के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, समझ जी। एम्बर जी, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। हमारे पास एक आदमी है, नाम हो सकता है आपने कभी सुना हो, उनका नाम है जयशंकर। नाम तो सुना होगा कभी। तो जो जयशंकर जी हैं वो कभी भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देते, और डायरेक्ट वार तो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के क्वेश्चन के ऊपर और चाइना के क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने जैसे स्टेटमेंट्स दिया है, मैंने आज तक कभी भी जयशंकर जी के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी है। चाइना के लिए बोल दिया कि भाई इनको समझना बड़ा ही मुश्किल है, बट वी आर प्रिपेयर्ड, नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। और पाकिस्तान के लिए बोल दिया कि डायलॉग की तो बात ही छोड़ दीजिए, डायलॉग तो कभी होगा ही नहीं, एंड वी नो व्हाट दे आर प्लानिंग, और इस बार इनका बहुत अच्छी तरह से इलाज किया जाएगा। क्या आपने कभी ऐसी बातें अपने मोदी जी से, अपने जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, आपने इनसे ऐसी बातें सुनी होंगी। इवन अमित शाह भी ऐसी बातें कई बार अपनी पॉलिटिकल रैलीज में बोल देते हैं, लेकिन जयशंकर जी ऐसी बातें बोलें ये बड़ा ही रेयर है। और ये चीज़ ये बताती है कि वी नो समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम चाइना और फ्रॉम बोथ, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। और हमने उनको मैसेज भी पहुंचा दिया है कि वी नो व्हाट यूर प्लानिंग, वी आर प्रिपेयर्ड,
एंड दिस टाइम इट विल बी जी। समथिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। तो मैंने जो सारा अपने लेकिन निष्कर्ष जो अपनी बात करी अभी, लेकिन सुमित जी, अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था कि चाइना के साथ जंग हो सकती है, और उस सारे उसमें उसको कैसे देखते हैं? मैं उसी प्रोटेक्स्ट में ही बोल रहा हूँ कि वी नो, जी। जयशंकर जी ने बोला है कि वी नो समथिंग इज़ बीइंग कुक्ड, उसमें अमेरिका भी शामिल है। वो चाहते हैं कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, उससे पहले पहले इस एरिया में एक युद्ध वो शुरू किया जाए। वो ईरान को बीच में डाला जाए, हिजबुल्ला को डाला जाए, वो पाकिस्तान को डाला जाए, किसी को भी डालकर यहाँ पर एक युद्ध शुरू किया जाए, ताकि बाइडन को एक हीरो की तरह दिखाया जाए और ट्रंप ना आए। चाइना भी चाहता है कि ट्रंप कहीं वहाँ पर प्रेसिडेंट ना बन जाए, इसलिए वो भी कमला हैरिस को, क्योंकि उसके अंदर नाम में ही कमला है, तो कमलो जो होते हैं उनको ही वो सपोर्ट करता है, जैसे वो राहुल गांधी को चाइना सपोर्ट करता है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं कि भाई किसी तरीके से मोदी जी को उलझाया जाए, वहाँ पर ट्रंप को ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर ट्रंप आ गया तो मोदी जी इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल इन द होल वर्ल्ड एंड मोर लीथल ऑल्सो। और उससे पहले पहले कोई काम किया जाए, इसीलिए स्टेटमेंट जयशंकर जी की तरफ से और राजनाथ जी की तरफ से कि वी नो व्हाट यू आर प्लानिंग, वी आर प्रिपेयर्ड, यू कम, ब्रह्मोस तैयार है। बिल्कुल, और बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा एक एक को, जो कोई भी बुरी नज़र हमारी तरफ रखेगा। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ससुराल बहुत बदमाश है, लेकिन हमको बदमाशों को दुरुस्त करना आता है। धन्यवाद। जय मोदी हिंद, जी ने जय तभी भारत। मुझे बिठाया वहाँ पर, मोदी जी ने तभी बिठाया वहाँ पर। सही है। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद।